हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजू शर्मा, आपकी विषय अध्यापिका और कक्षा अध्यापिका। आज हम होम साइंस में पाठ 2 ग्रह तथा परिवार के संबंध के बारे में बताएंगे। बच्चों, ग्रह विज्ञान में आपका जो पाठ 1 है वो कोविड-19 के चलते सरकार के द्वारा उस लेसन को समाप्त कर दिया गया है, जो कि आपको सिलेबस के माध्यम से सूचित भी कर दिया गया था। तो इसीलिए आज हम पाठ 2 पढ़ाने जा रहे हैं। सब बच्चे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपनी पुस्तक सामने खोल के बैठें, ताकि जो हम बताएं आपको आसानी से समझ आ सके। तो आते हैं हम परिचय। सामान्य व्यक्ति भी जानते हैं कि व्यवस्था के अभाव में कोई भी कार्य उचित रूप से नहीं हो सकता। यदि कार्य को व्यवस्थित रूप से किया जाता है तो वह शीघ्रता और सरलता से हो जाता है। व्यवस्था के अनुसार किया गया कार्य उत्तम होता है। प्रकृति के इन सभी कार्यों में निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। प्रकृति में से प्रेरणा लेते हुए तथा व्यवहारिक सुविधा को देखते हुए मनुष्य ने ही अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यवस्था को अधिक से अधिक अपनाना सीख लिया है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी व्यवस्था को लागू करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। औद्योगिक, व्यावसायिक, यातायात तथा अन्य सभी क्षेत्रों में व्यवस्था के नए नए तथा उपयोगी नियम खोजे जा रहे हैं। घर तथा परिवार के क्षेत्र में भी सरलता तथा सुचारू रूप से कार्य को करने के लिए गृह व्यवस्था को लागू किया जाता है। गृह व्यवस्था का अध्ययन गृह विज्ञान का एक मुख्य विषय है। अतः इसके विभिन्न पक्षों को अध्ययन करने से पूर्व व्यवस्था के अर्थ एवं परिभाषा को निर्धारित कर लेना उचित है। तो बच्चों, गृह व्यवस्था क्या है? किसी भी कार्य को सही रूप से करने, उसको व्यवस्थित रूप से करने से वो कार्य अच्छा होता है और सरलता से हो जाता है। तो यानी कार्य को व्यवस्थित रूप से अगर किया जाता है तो वह शीघ्रता से भी होता है और सरलता से भी हो सकता है। ये जो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था से कार्य जो किया जाता है, व्यवस्था से मतलब क्या है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम बार बार व्यवस्था व्यवस्था कह रही हैं, तो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था यानी किसी भी कार्य को कार्य योजना बनाकर उसकी मतलब सही प्रकार से करना। समझ आ रहे? उचित प्रकार से किसी कार्य को करना, पहले उसकी एक योजना बना लेना, है ना। तो जब हम पहले योजना बना के किसी भी कार्य को करते हैं तो वो कार्य अच्छी प्रकार से होता है और सरलता से होता है। अब आता है हमारा गृह व्यवस्था का क्या अर्थ है। अर्थ एवं परिभाषा। गृह व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ है घर की व्यवस्था और या घर का प्रबंध। जो गृह व्यवस्था, ठीक है ना, दो वर्ड होगा ना, गृह व्यवस्था। गृह यानी घर, व्यवस्था यानी व्यवस्था, घर की व्यवस्था या घर का प्रबंध। गृह व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए व्यवस्था के वास्तविक अर्थ का ज्ञान प्रासंगिक है। व्यवस्था का या प्रबंध का की अवधारणा पर्याप्त विस्तृत होती है। व्यवस्था अपने आप में एक वह कला है जिसके द्वारा किसी भी संस्था, उद्योग, संस्थान या परिवार के सभी सदस्य वस्तुओं तथा क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है तथा इसके लिए विभिन्न पूर्व निर्धारित सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाता है। इसके विषय में ऑलिवर सेल्डन का कथन है कि सामान्य रूप से नीति निर्धारण, उसको नियंत्रित करना, संगठन, निर्माण तथा उसका उपयोग व्यवस्था या प्रबंध के अंतर्गत आ जाता है। ये ऑलिवर सेल्डन की परिभाषा है। बच्चों, किसी भी परिभाषा को लिखने के लिए हमें वर्ड टू वर्ड लिखना होता है। अगर हम जैसे ऑलिवर सेल्डन ने ये अपनी कथन कहे हैं, तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, जो है वो सेम टू सेम हमें लिखना होता है। ये कोटेशन होती है, इसे हम कोटेशन बोलते हैं। इसे वर्ड टू वर्ड लिखना होता है, क्योंकि हम किसी के शब्दों को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना।
तो गृह व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ है घर का प्रबंध या घर की व्यवस्था। ठीक है, तो यह एक परिवार में ही नहीं, उद्योगों में, सब में होता है कि अगर हम उद्योग संस्थान इनमें भी जाएंगे तो वहाँ पर भी किसी भी कार्य को करने के लिए पहले व्यवस्था बनानी होती है, तभी वो कार्य अच्छे प्रकार से होता है। तो व्यवस्था तो बहुत ही आवश्यक है। इसी आधार पर गृह व्यवस्था के अर्थ के संबंध में हम कह सकते हैं घर के समस्त कार्यों को उत्तम ढंग से करने और निश्चित साधनों से अधिक सफलता प्राप्त करने की कला ही गृह व्यवस्था है। हम मतलब अपनी भाषा में अगर हम गृह व्यवस्था की परिभाषा को लिखेंगे तो क्या होगा कि घर के समस्त कार्यों को उत्तम ढंग से और करने तथा निश्चित साधनों से अधिक सफलता करने की कला ही क्या है, मतलब जो निश्चित साधनों का प्रयोग करके ही हम गृह कार्य को अच्छे प्रकार से करते हैं तो वो ही गृह व्यवस्था है। ग्रास तथा कैंडल के अनुसार गृह व्यवस्था निर्णयों की एक ऐसी श्रृंखला है जो पारिवारिक साधनों को पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में प्रक्रिया प्रस्तुत होती है। इस प्रक्रिया के 3 तत्व हैं। नियोजन को क्रियान्वित करते समय विभिन्न तत्वों के पर नियंत्रण, चाहे कार्य स्वयं किए गए हों अथवा दूसरों के द्वारा। परिणामों का मूल्यांकन जो भावी नियोजन के लिए प्रारंभिक कदम होगा। इस प्रकार परिवार के लिए जो भी साधन उपलब्ध हों उनका सदुपयोग करने के लिए निर्णय लेना तथा वास्तव में इनका सदुपयोग करना ही गृह प्रबंध के अंतर्गत आता है। अतः हम कह सकते हैं कि गृह प्रबंध वह योजना है जिसे परिवार के उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखकर अधिकतम लाभ के लिए सूक्ष्मता और कुशलता से बनाया व लागू किया जाता है। गृह व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित ज्ञान द्वारा परिवार की समस्याओं के समाधान तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध साधनों द्वारा प्रयास किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो साधन हमारे घर पे मौजूद होते हैं उनके द्वारा ही हम किसी भी कार्य को करें, अच्छे ढंग से करें, वो ही गृह प्रबंध है, गृह व्यवस्था है। समझ आ गई? फिर है निकिल तथा डार्सी के अनुसार। निकिल डार्सी के अनुसार ये भी एक परिभाषा है बेटा, निकिल तथा डार्सी की। गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आता है जिसके द्वारा पारिवारिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो। फिर है गृह प्रबंध समिति ने अपने एक विज्ञप्ति में गृह व्यवस्था के अर्थ इन शब्दों में प्रस्तुत किया है। गृह व्यवस्था निर्णय करने के लिए की क्रियाओं की एक ऐसी श्रृंखला है जिसे पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया आती है। यह एक मुख्य साधन है जिसके द्वारा परिवार अपने संपूर्ण पारिवारिक जीवन चक्र में जो कुछ चाहते हैं वह साधनों का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। गृह व्यवस्था पारिवारिक जीवन के सूत्र का एक अंग है। इसके सूत्र अंत संबंधित होते हैं क्योंकि इनसे साधनों के प्रयोग का निर्णय लिया जाता है, चाहे परिवार में संलग्न हो अथवा खेत में। प्रस्तुत कथन द्वारा यह स्पष्ट है कि परिवार के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय समय पर उचित निर्णय लेना तथा उसके अनुसार कार्य करना गृह व्यवस्था के अंतर्गत। एक अच्छे गृह प्रबंधक या गृह व्यवस्थापक में यह योग्यता होती है कि वे परिवार से संबंधित कोई भी समस्या आ जाने पर उसका कुशलतापूर्वक समाधान कर लेता है। गृह प्रबंध के व्यवहारिक महत्व को स्पष्ट करते हुए राजमल पी देवदास ने लिखा है कि गृह प्रबंध एक बांध के अनुरूप है। इसके पारिवारिक साधनों को नियमित किया जा सकता है। तो बच्चों समझ आया आपको कि गृह व्यवस्था क्या है? अच्छी प्रकार से कार्य करना, कुशलतापूर्वक कार्य करना, किसी भी कार्य का समाधान कुशलतापूर्वक से कर लेना ही गृह। ठीक है, उपयुक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के 3 पद हैं, 3 सोपान होते हैं, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ठीक है, 3 सोपान कौन से हैं? नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। इन तत्वों के सुंदर समन्वय से गृह व्यवस्था की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। ये तीनों तत्व आपस में संबद्ध होते हैं। इसके द्वारा ही परिवार के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। अब प्रश्न उठता है, गृह व्यवस्था के मूल उद्देश्य हैं क्या? साधारण रूप से चले आ रहे पारंपरिक जीवन में अनुकूल परिवर्तन लाना ही गृह व्यवस्था का प्रबंधन का मूल उद्देश्य। जो
मूल उद्देश्य क्या है? जो हमारा जीवन पारंपरिक जीवन जो है उस चला आ रहा है जो पुराने समय से, उसमें थोड़ा परिवर्तन लाना। ये नहीं है कि जो पुराने समय में जो चला आ रहा है हम उसे ही लिए चल रहे हैं, नहीं। हमें उसमें समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करना चाहिए। यही ग्रह बदलते हैं, यही इसका उद्देश्य होता है। इसके लिए वर्तमान परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, परंतु परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती है, व्यक्ति की आवश्यकताओं में वृद्धि होती रहती है। ऐसी गतिशील परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करना और उद्देश्यों को पूरा करना ही ग्रह व्यवस्था है। ग्रह व्यवस्था के लिए स्पष्ट योजना बनानी होती है तथा उसे नियंत्रित रूप से लागू भी आवश्यक होता है। नियंत्रित रूप से योजना को परिचालित करने के लिए साथ ही मूल्यांकन तथा योजना के परिणामों का ज्ञान भी अनिवार्य है। इस प्रकार इन तीनों प्रक्रियाओं अर्थात नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन द्वारा ग्रह व्यवस्था को सफल बनाया जा सकता है। समझ आए बच्चों? ग्रह व्यवस्था में जो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जो पारंपरिक हमारी योजना वो चल रहा है पारंपरिक, उसमें तब्दीली करके पारंपरिक जीवन है उसमें परिवर्तन करना ही वास्तव में ग्रह प्रबंधन है। क्यों? जैसा समय होता है हमें उसके अनुकूल ही अपने आप को ढालना पड़ता है। और घर में परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, हर जगह परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। उन परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था करना ही ग्रह व्यवस्था है। यही हमारे इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ग्रह व्यवस्था की प्रक्रिया के पद या सोपान। ग्रह व्यवस्था के अर्थ संबंधी विवेचन द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि ग्रह व्यवस्था की प्रक्रिया के मुख्य 3 पद या सोपान होते हैं। ये पद कौन से हैं? नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ये तीनों सोपान परस्पर संबंध है। इसके अनुसार इसके सही करने पर ग्रह व्यवस्था उत्तम रहती है। ग्रह व्यवस्था के इन तीनों अनिवार्य सोपानों पर का संक्षिप्त इस प्रकार है। पहला है हमारा नियोजन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ग्रह व्यवस्था के 3 सोपान हैं। कौन कौन से? नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। नियोजन क्या है? ग्रह व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रथम चरण नियोजन है। नियोजन यानी प्लानिंग। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी प्लानिंग करना। इसका महत्व जीवन के सभी क्षेत्रों में होता है। वस्तुतः किसी भी कार्य को करने से पूर्व की जाने वाली तैयारी ही नियोजन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ही जैसे एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम देने से पहले उसकी तैयारी करते हो, उसकी प्लानिंग करते हो। किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, पहले कौन सा लेसन करना है, आज हमें कौन से सब्जेक्ट का कितने समय देना है, ये सब क्या है? ये नियोजन है। तो हर व्यक्ति के जीवन में नियोजन का विशेष महत्व है। चाहे वो गृहिणी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे एक विद्यार्थी हो, जो भी है। समझ आ गई? इसके अर्थ को निकिल तथा डार्सी के इन शब्दों से स्पष्ट किया गया है। इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने के विभिन्न संभावित मार्गों के संबंध में सोचना, कल्पना में प्रत्येक योजना के पूर्ण होने तक इसका अनुमान करना तथा सर्वाधिक आशावादी योजना का चुनाव करना ही नियोजन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इसमें निकिल तथा डार्सी के जो शब्द हैं इसको सब बच्चे अवश्य ही अंडरलाइन कर लें। ये इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियोजन के अंतर्गत यह पहले ही निश्चित कर लिया जाता है कि भविष्य में क्या करना है। आप भी अपने लाइफ के लिए पहले प्लानिंग करके चलते हो ना कि हमें आगे क्या लेनी है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, या हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, ये प्लानिंग हो। सब व्यक्ति अपने प्लानिंग करते हैं जीवन की, तो वही सब ग्रह व्यवस्था में भी होता है। इस प्रकार से भविष्य के कार्यक्रम को हम निश्चित कर लेने से कार्य सरल हो जाता है तथा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना संभव हो जाता है। नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत चिंतन शक्ति, समरण शक्ति, अवलोकन, तर्क शक्ति तथा कल्पना शक्ति का उपयोग किया जाता है। अब है इसके बाद है नियंत्रण। तो नियोजन आपको समझ आ गया। अब हम आते हैं नियंत्रण पे। नियंत्रण क्या होता है? कंट्रोल। नियंत्रण क्या होता है? कंट्रोल। किसी भी कार्य को कंट्रोल में रखना। ठीक है, जो हमने प्लानिंग किया उसे कंट्रोल भी तो करना है। ये नहीं है कि बड़ी बड़ी हमने प्लानिंग तो कर ली लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। समझ आ गई? तो
ये हमारा मुख्य सोपान, द्वितीय सोपान है। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया का द्वितीय सोपान या चरण नियंत्रण है। केवल उचित नियोजन के द्वारा ही गृह व्यवस्था की प्रक्रिया हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए नियंत्रण के द्वारा अपनाई गई योजना को पूर्व निर्धारित कार्य के अनुसार अथवा परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित करके कार्य रूप में लागू किया जाता है। तो केवल नियोजन के द्वारा ही नहीं कार्य सफल होता, उसमें नियंत्रण करना भी बहुत ही आवश्यक है। समझ आ गई? तो अब है गृह व्यवस्था के तत्व के रूप में नियंत्रण के अर्थ को डगलस एस सेडविन ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है। नियंत्रण का मूल तत्व क्रियान्वयन है। इसके द्वारा पूर्व निर्धारित स्तरों के अनुसार क्रियाओं को समायोजित किया जाता है तथा इसके नियंत्रण के आधार पर व्यवस्थापक के पास की सूचनाएं। तो बच्चों, ये डगलस एम सेडविन के जो विचार हैं इसके विषय में अवश्य पढ़ें। मतलब जो हमारे ये डगलस एम सेडविन हैं, निकिल डार्विन हैं, जैसे इस तरह के जो वो देते हैं, कोटेशन देते हैं राइटर्स, तो उनको हमें अवश्य ही ध्यान से पढ़ना चाहिए और ये हमारे बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसमें पेपर में एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं अगर आप कोटेशन देते हैं। अतः कहा जा सकता है कि नियंत्रण के अंतर्गत चालू योजना की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्व निर्धारित कार्यप्रणाली से वर्तमान कार्यप्रणाली के विचलनों का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत ही समय एवं परिस्थितियों के अनुसार पूर्व निर्धारित योजना में किए जाने वाले परिवर्तनों का निर्णय भी किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यवस्था की प्रक्रिया में नियंत्रण का विशेष महत्व है। यदि किसी व्यवस्थित कार्य में नियोजनकर्ता तथा योजना के कार्य रूप देने वाले व्यक्ति अलग अलग होते हैं तो उस स्थिति में नियंत्रण का महत्व और भी अधिक हो जाता है। तो बच्चों, अगर किसी भी कार्य में जो है अलग अलग व्यक्ति कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में नियोजन यानी योजना को कार्य रूप देना बहुत ही आवश्यक है। समझ आ गई? अब आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन गृह व्यवस्था का तीसरा सोपान है मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब जो हमने कार्य, जो योजना बनाई थी और जो हमने उसमें किस तरह से कार्य हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ों का मूल्यांकन होना भी आवश्यक है। पूर्व नियोजन के अनुसार किए गए कार्यों की सफलता, असफलता तथा उचित अनुचित प्रकृति का निर्णय करने के कार्य को मूल्यांकन कहते हैं। कि कार्य की सफलता हो रही है, नहीं हो रही है, उचित है, नहीं है, ये सब जो है आवश्यक है। ठीक है? इसके द्वारा पहले हो चुकी त्रुटियों की जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा भविष्य में उसी प्रकार की त्रुटियों से बचने की चेतावनी मिल जाती है। इस प्रकार इसका भावी योजनाओं के लिए विशेष महत्व होता है। गृह व्यवस्था के दौरान किसी न किसी स्तर पर मूल्यांकन अवश्य किया जाता है। मूल्यांकन दो प्रकार से होता है, सापेक्ष और निरपेक्ष। मूल्यांकन में तो बेटा जब हम किसी भी कार्य का मूल्यांकन करते हैं तो हमें उचित अनुचित सब चीज़ों का हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगर हमने उसमें कोई गलती की है तो हमें उसके बारे में भी पता लग जाता है, तो हम उन गलतियों को सुधार के उस कार्य को अच्छा रूप दे सकते हैं। मूल्यांकन दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? सापेक्ष और निरपेक्ष। मूल्यांकन के विभिन्न लाभ होते हैं तथा उनके उद्देश्य की पूर्ति भी हो जाती है। मूल्यांकन से ही हमें ज्ञात होता है कि हमने क्या प्राप्त किया है। इसके द्वारा ही आगामी योजना के लिए तथा संपूर्ण योजना को संशोधित करने के लिए आधार प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कार्यों के उचित मूल्यांकन द्वारा हमारी अंतर्दृष्टि में भी वृद्धि होती है। समझ आ गई? तो मूल्यांकन कितने प्रकार से होता है? सापेक्ष और निरपेक्ष। ठीक है? अब आता है नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन तथा मूल्यांकन का पारस्परिक संबंध। हम जानते हैं कि गृह प्रबंध की प्रक्रिया के 3 सोपान होते हैं नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन। गृह व्यवस्था के संदर्भ में 3 सोपान एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। व्यवस्था इन तीनों सोपानों का एक निश्चित क्रम होता है जिसके प्रथम
प्रथम स्थान नियोजन होता है, नियोजन के उपरांत नियंत्रण और उसके बाद मूल्यांकन। इसके अतिरिक्त एक दूसरे की निर्भरता भी इन्हें संबंध करती है। नियोजन के अभाव में नियंत्रण का अर्थ नहीं, फिर इसी प्रकार समुचित नियंत्रण के अभाव में नियोजन से भी लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन का भी विशेष लाभ और महत्व होता है। इसके द्वारा योजना की उपयुक्तता की जांच होती है। कोई योजना कितनी सफल रही यह भी मूल्यांकन द्वारा ही ज्ञात होता है। इसके अतिरिक्त नियोजन के कार्यान्वयन के बीच में होने वाले मूल्यांकन से नियंत्रण को उचित रूप से लागू करने में सहायता मिलती है। मूल्यांकन द्वारा आगामी योजना के स्वरूप को भी निर्धारित करने में सहायता मिलती है। तो बच्चों को नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन इनका आपस में गहरा संबंध है। बिना नियोजन के किसी कार्य को नहीं किया जा सकता और इस नियंत्रण का अर्थ ही बिना नियोजन के नियंत्रण का अर्थ ही नहीं रहता। और जब हम किसी चीज़ पर नियंत्रण करते हैं तो उससे ही नियोजन का महत्व बढ़ता है और मूल्यांकन करने से हमें गलत क्या है, सही क्या है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अब आती है गृह व्यवस्था के उद्देश्य। गृह व्यवस्था के क्या उद्देश्य हैं? गृह व्यवस्था के अर्थ को जान लेने के बाद इसके उद्देश्य को जानना अनिवार्य, अर्थात यह जानना आवश्यक है कि गृह व्यवस्था को क्यों लागू किया जाना चाहिए। प्रत्येक परिवार के कुछ लक्ष्य होते हैं जिन्हें सूझबूझ तथा अपने साधनों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गृह व्यवस्था अनिवार्य है। गृह व्यवस्था द्वारा परिवार के जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है उन्हें ही गृह व्यवस्था का उद्देश्य कहा जाता है। समझ आ गई? यानी जिन लक्ष्यों गृह व्यवस्था द्वारा परिवार के गृह व्यवस्था को अपनाकर परिवार के जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है उन्हें ही हम गृह व्यवस्था के उद्देश्य कहते हैं। क्या क्या है? परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। ये आवश्यकताएं सामान्य भी हो सकती हैं, विशिष्ट। उदाहरण के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं प्रत्येक सदस्य की सामान्य आवश्यकताएं। इसके अतिरिक्त शिक्षा, चिकित्सा तथा विशेष प्रकार का आहार आदि विभिन्न सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताएं। व्यवस्थित रूप से इन सभी सामान्य तथा विशिष्ट आवश्यकताओं की समुचित रूप से पूर्ति होती रहनी चाहिए गृह व्यवस्था के लिए उत्तम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। किसी भी परिवार की जो मुख्य आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, यह तो अवश्य ही सबकी पूरी होनी ही चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा है, चिकित्सा है या और विशेष प्रकार का आहार है, ये सब चीज़ें ये विशिष्ट आवश्यकताओं में आती हैं। तो इन सब चीज़ों की भी पूर्ति होती रहनी चाहिए, ये आवश्यक है। फिर है दूसरा, पारिवारिक आय को उचित प्रकार से खर्च करना। सभी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक परिवार की आय सीमित होती है, अतः ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सीमित आय में सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके लिए पारिवारिक बजट बनाना तथा उसके आय व्यय के अनुसार संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। आय व्यय के बजट को संतुलित बनाने के पर कुछ बचत भी की जा सकती है। परिवार के कल्याण एवं समृद्धि के लिए कुछ न कुछ बचत करते रहना आवश्यक होता है। पारिवारिक आय का नियोजन भी गृह व्यवस्था के ही अंतर्गत आता है। अतः कहा जा सकता है गृह व्यवस्था एक उद्देश्य पारिवारिक आय को उचित प्रकार से नियोजित रूप में उपयोग में लाना चाहिए। तो बच्चों, गृह व्यवस्था में दूसरा हमारा है पारिवारिक आय को उचित प्रकार से करना। मतलब जितनी हमारी आय है उसके अनुसार ही व्यक्ति को अपनी खर्च करने चाहिए, उससे अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। इसके लिए बजट बनाकर उसको क्रियान्वयन करना चाहिए। फिर है पारिवारिक वातावरण को अच्छा बनाना। गृह व्यवस्था का उद्देश्य न केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, वरन पारिवारिक वातावरण को सौहार्दपूर्ण मतलब अच्छा बनाना भी है। इसके लिए परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों, अनुशासन, पारिवारिक मूल्यों को स्थापित करना भी गृह व्यवस्था का उद्देश्य है। भारतीय समाज में पारिवारिक वातावरण को उत्तम बनाने में गृहिणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके विभिन्न कर्तव्य होते हैं जिसके पालन से परिवार का वातावरण अच्छा बना रहता है और सभी सदस्य संतुष्ट रहते हैं। यानी परिवार के वातावरण को अच्छा बनाए रखना, सुख में बनाए रखना भी ये गृहिणी का ही कर्तव्य होता है। इससे सभी सदस्य संतुष्ट रहते हैं और जब परिवार का वातावरण अच्छा होता है तो परिवार के सभी सदस्य अपने काम को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। फिर है परिवार के सदस्यों का नैतिक विकास। गृह व्यवस्था का उल्लेखनीय उद्देश्य परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से बच्चों एवं किशोरों का समुचित नैतिक विकास करना है। नैतिक विकास के अभाव में गृह व्यवस्था को सुचारू व उत्तम नहीं माना जाता। तो परिवार के सदस्यों का नैतिक विकास एक बहुत ही मुख्य है।
इसमें माता पिता को भी अपने माता पिता को उनके सामने एक अपने आप को आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। फिर है पारिवारिक स्तर को उन्नत बनाए रखना। प्रत्येक परिवार के रहन सहन का एक स्तर होता है जो परिवार के आधार साधनों के आधार पर निर्धारित होता है। गृह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है सभी प्रकार से परिवार का एक समुचित स्तर बनाए रखना। इसके लिए रहन सहन के एवं धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक मूल्यों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। उपयुक्त वर्णित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा परिवार के समस्त सदस्यों को सुख और समृद्धि के लिए गृह व्यवस्था का विशेष योगदान है। यानी कि पारिवारिक स्तर को उन्नत बनाए रखना भी एक गृहिणी का कर्तव्य है, ताकि उसके रहन सहन और धार्मिक कार्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसे परिवार की व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक। इससे आगे गृह व्यवस्था के मुख्य सिद्धांत हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।